हाय। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। वाह। मैं ठीक हूँ, तुम लोग कैसे हो? हाय। सॉरी। हाय। मिस यू सो मच सर, ओ माय गॉड। थैंक यू। हेलो। सर आप कहाँ गए थे? इतने दिन से क्लास क्यों नहीं ले रहे थे? ओ माय गॉड। एक्चुअली मैं आपसे बोला तो था कि एक हफ्ते के लिए क्लास नहीं लूंगा। हाँ, IIM गया था ना मैं डिग्री लेने। जी, IIM नागपुर से डिग्री लेने गया था। तो डिग्री में एक वहाँ पर टेस्ट भी होता है, तो उसके लिए कैंपस में रहना पड़ता है 7 डेज। तो 7 दिन के लिए कैंपस में ही थे। आप IIM क्यों कर रहे हो? अरे ऐसे टाइम पास कर रहा, मन नहीं लग रहा था जो। आपके यूट्यूब शॉर्ट्स पर देखा था मैंने। ओह थैंक यू ओजस्वी। हाँ मैं पास हो गया, A+ आया मेरा। डिग्री भी मिली है। MBA। आपको किस चीज़ का अवार्ड मिला? असहाय बच्चों के लिए एजुकेशन पर वर्क करता हूँ मैं बहुत सारा। हम्म। तो जो बच्चे एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, जिन बच्चों के लिए दिक्कत होती है, तो उनकी हेल्प करना, उनकी फाइनेंशियल हेल्प करना, उस तरह के काफ़ी सारे काम करते हैं, तो उसके लिए रिगार्ड किया था गवर्नमेंट ने। यस। राजेंद्र नाथ पाई पैटर्न। ठीक। हम्म। जी जी अभिजीत। सर MOT में 2 लेक्चर बैकलॉग हो गए बेटा। MOT का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के दोस्तों, फैजांस रूल। आई होप आपने रिवीजन कर लिया होगा, मैंने बोला था आपको कि रिवीजन करके आना। ये क्लास 11th के नए मॉड्यूल्स आ गए हैं भाई, ये मेरे पास रखे हैं आज। वाह। ठीक है। हम्म। चलिए फैजांस रूल। ये फैजांस रूल क्या बोलता है पता है? ये बोलता है कि यार एक्सपेरिमेंटली, बोलो, एक्सपेरिमेंटली 100% कोवेलेंट बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल, और एक्सपेरिमेंटली 100% आयनिक बॉन्ड ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ये याद रखना हमेशा। क्या बोला? एक्सपेरिमेंटली कोई भी बॉन्ड पॉसिबल नहीं है लल्ला। क्लियर? एक्सपेरिमेंटली 100% कोई बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। क्लियर? सर MOT समाप्त हो गया है, MOT खत्म। MOT के बाद एक नया टॉपिक है फजांस। फजांस रूल जब आएगा कॉन्सेप्ट आपको, तब आप एस ब्लॉक पढ़ सकते हैं। समझ गए दोस्तों? ये 12th का पार्ट है, और मैं 12th क्लास आएगी तब वापस पढ़ाऊंगा, सो डोंट यू वरी। क्लियर दोस्तों? बोलो।
बताएंगे प्रकाश, है ना? अभी 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 पहले पढ़ो अब आप। क्लियर हो गया सबको? तो यहां तक क्या समझ में आया कि एक्सपेरिमेंटली 100% आयनिक बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली 100% कोवेलेंट बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। ठीक है? तो क्या बोला उसने कि एक्सपेरिमेंटली 100% कोवेलेंट बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल और 100% आयनिक बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। ठीक है? आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड इज एक्सप्लेन्ड बाय डाइपोल मोमेंट। किससे बताया जाता है? एंड अगले साल पढ़ेंगे हम इसका नाम इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल। ठीक है? एंड कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड इज एक्सप्लेन्ड बाय पैजान्स रूल। तो आपको क्या समझ में आया बेसिकली पता है? आपको आज ये पहला या पहली बार कि यार 100% कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता, 100% आयनिक बॉन्ड भी नहीं होता। अगर आयनिक बॉन्ड है तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कौन बताएगा? पैजान्स। और अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसमें आयनिक कौन बताएगा? डाइपोल मोमेंट और इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल। इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल हम अगले साल पढ़ेंगे। और डाइपोल मैंने इस साल बताया था, याद है? डाइपोल के अंदर अपन ने पढ़ा था कि परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर आ जाता है। भूल गए लल्ला? कैसे मचाओगे हल्ला? हम्म? बोलो, ख्याल है? चलिए, तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको, आई होप। कि एक्सपेरिमेंटली 100% कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता, एक्सपेरिमेंटली 100% आयनिक बॉन्ड नहीं होता। कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो उसमें आयनिक बताएगा, फिर डाइपोल मोमेंट और इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल। और अगर 100% की बात करें तो आयनिक बॉन्ड अगर होगा तो उस आयनिक बॉन्ड में कौन बताएगा? कोवेलेंट कैरेक्टर बताओ, पजांस रूल। तो यहां पर ये पजांस रूल की बात है। अब पजांस रूल क्या कहता है? ध्यान से सुनना कि अकॉर्डिंग टू पजांस ionic bond is formed when cation and anion come close together in isolated condition. According to Fajans, ionic bond is formed when cation and anion come close together in isolated condition. अब ये isolated condition क्या होती है देखो। बताओ आइसोलेटेड कंडीशन किसे कहते हैं, जल्दी बताओ। हम्म? ऐसी कंडीशन जिसमें किसी भी तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल। लिखने का टाइम दे दो। ओके, थैंक यू। ये लो, लिखो पहले इसको।
दिखा दिया दीपिका। हाय दीपिका, हाउ आर यू? वाह, गुड टू सी यू। कैसी हैं आप? ओ माय गॉड, आई होप अच्छी होंगी। बिल्कुल, वेरी गुड। किसी भी तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं होता। आगे बढ़े। आइसोलेटेड कंडीशन का मतलब क्या होता है? ऐसी कंडीशन जिसमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं लग रहा हो। दोबारा बोलो। आइसोलेटेड कंडीशन मतलब क्या होती है? जिसमें किसी भी तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ना लग रहा हो, यानी अकेला हो वो। जैसे कभी कभी नहीं होता है आपका, जब आप व्हाट्सएप में लिख देते हो इट्स ओवर, टाटा बाय बाय, सब खत्म, फिर कभी ना मिलेंगे दोबारा, तब आपको जो फीलिंग आती है, दिस इज कॉल्ड आइसोलेटेड कंडीशन। अभी समझ में आ गया होगा आइसोलेटेड। क्लियर दोस्त? तो अब क्या बोला उसने, देखो, कि अकॉर्डिंग टू फेजांस आयनिक बॉन्ड कब बनेगा? जब कैटायन एनायन आइसोलेटेड कंडीशन में आएंगे। ठीक है। देन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन इज अट्रैक्टेड बाय electron cloud of anion is attracted by charge on cation. Simultaneously, electron cloud of cation simultaneously electron cloud of cation is attracted by is attracted by nucleus of anion. ठीक है, is attracted by nucleus of anion. As the result of this, as the result of this, distortion create in both ions. As the result of this, distortion create in both ions. ठीक है। अब वो बोल रहा है कि डिस्टॉर्शन इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ cation. Distortion electron cloud of cation is negligible because electron cloud of cation is strongly bonded with nucleus of cation due to its small size. फिर वो कह रहा है कि डिस्टॉर्शन इन
इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन is called polarization of anion। ठीक है, इसको हम बाद में लिखना, सुनो मेरी बात, मैं पहले इसको एक्सप्लेन करूंगा फिर लिखने के लिए दूंगा, है ना। अभी मैं पूरा लिख रहा हूं। फिर वो कह रहा है कि डिस्टॉर्शन इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन इज कॉल्ड पोलराइजेशन, याद है। पोलराइजेशन ऑफ एनायन। अब ये कह रहा है कि पोलराइजेशन जैसे से बढ़ेगा कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे। और आयनिक कैरेक्टर घटेंगे। दोबारा बोलो पोलराइजेशन जैसे से बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा बताओ। क्या होगा बताओ। कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे। अब क्या होता है डिस्टॉर्शन, ये समझते हैं। फैजांस रूल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना आप। यह आपका फैजांस रूल है, ये आपका कैटायन है, ये आपका एनायन है। यहां तक समझ में आ गया, ये कैटायन और ये एनायन है। क्लियर मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे करोड़पति, मेरे सीईओ, बोलो। ये कैटायन, ये एनायन, आइसोलेटेड कंडीशन का मतलब है अकेला, किसी तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके पास नहीं आएगा बाहर से। ध्यान सुनना, किसी भी तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाहर से नहीं होगा, एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं होगा, चाहे वो अट्रैक्शन हो चाहे वो रिपल्शन हो। दोबारा बोलो, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यहां नहीं आएगा। दोबारा बोलो, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यहां नहीं आएगा। दोबारा बोलो, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यहां नहीं आएगा। ठीक है, अब ये जब दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो आपको क्या नजर आ रहा है, दिमाग की बत्ती जली। ये कैटायन पर चार्ज होगा, वो इस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा। जब वो अपनी ओर इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचेगा तो इसका शेप ऐसा बिगड़ेगा नहीं बिगड़ेगा। ये बिगड़ा, तो ये इसने अपनी ओर खींचा तो शेप बिगड़ेगा नहीं बिगड़ेगा। ये बिगड़ गया। शेप बिगड़ने को ही डिस्टॉर्शन कहते हैं। शेप बिगड़ने को ही डिस्टॉर्शन कहते हैं, डिस्टॉर्शन का ही दूसरा नाम पोलराइजेशन है। ये POL मतलब क्या है, शेप बिगड़ने का मतलब क्या है, पोलराइजेशन। यहां तक क्लियर हुआ। अब सिमिलरली वो बोल रहा है कि ये जो न्यूक्लियस है एनायन का, वो भी इस कैटायन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। सिमिलरली क्या हो रहा है, ये जो न्यूक्लियस का कैटायन है, ये न्यूक्लियस का जो मतलब एनायन का जो न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज, वो भी कैटायन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। और अगर वो कैटायन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो आप सोचो क्या होगा, कैटायन का डिस्टॉर्शन नहीं होगा, यानी उसका शेप नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि कैटायन के इलेक्ट्रॉन को ऑलरेडी कैटायन के न्यूक्लियस ने स्ट्रांगली बॉन्डेड किया हुआ ड्यू टू स्मॉल साइज, स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज। दोबारा ना, ड्यू टू स्मॉल साइज। क्लियर।
ये न्यूक्लियस है और ये आपका उस पर चार्ज है, इसको दिखाने का तरीका है कार्तिकेय, दिस इज नॉट अ पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट। कैटायन जो होता है वो होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, जैसे Na+। तो Na+ को बताने का तरीका है इसके ऊपर ये प्लस है। ठीक है, दोबारा से समझेंगे। अब क्या बोला उसने, ध्यान सुनना फैजांस ने, कि आयनिक कंपाउंड कब बनेगा, जब कैटायन और एनायन एक दूसरे के पास आएंगे, हाँ या ना, आइसोलेटेड कंडीशन में। यहां तक क्लियर हुआ। आयनिक कंपाउंड कब बनेगा, जब एक कैटायन और एक एनायन एक दूसरे के पास आएंगे आइसोलेटेड कंडीशन में, हाँ या ना, जल्दी बोलो दोबारा बोलो। क्लियर। अब जब ये पास आ रहे हैं आइसोलेटेड कंडीशन में, तो इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस इलेक्ट्रॉन को यानी कि एनायन के नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगा। खींचेगा तो इसका शेप बिगड़ गया। ये शेप बिगड़ने का नाम है डिस्टोर्शन। शेप बिगड़ने का नाम है डिस्टोर्शन। ठीक है। तो जिस तरह से ही कैटायन ने खींचा इसके इलेक्ट्रॉन को, वैसे ही एनायन का जो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस इस कैटायन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा जो यहाँ होगा। पर जो कैटायन का इलेक्ट्रॉन है वो खींच नहीं पाएगा आसानी से, बिकॉज कैटायन ने अपने ही इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली बॉन्डेड किया हुआ है अपने पास कैटायन के इलेक्ट्रॉन को कैटायन के न्यूक्लियस ने ही अपनी ओर स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया हुआ ड्यू टू स्मॉल साइज। तो वो कह रहा है कि डिस्टॉर्शन जो होगा एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में होगा, और डिस्टॉर्शन जो होगा वो कैटायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में नेग्लिजिबल होगा, वहां पर नहीं होगा, रीजन बीइंग छोटा साइज। सर जी गलती हो गई, अगर आप इस तरह से मेरे से पढ़ने की उम्मीद करेंगे तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा। मैंने यहां कहा दिस इज कैटायन। कैटायन लिखने का तरीका होता है ऐसे प्लस बना करके उसके ऊपर पॉजिटिव लिख देना। मेरे से गलती हो गई, सर फोड़ लूं मैं अपना, ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। आप इसे कैटायन मान लें, दिस इज कैटायन। इस कैटायन का चार्ज खींच रहा है इसको। अब उस कैटायन को दिखाने का तरीका था, गलती हो गई साहब। डाउट से डर नहीं लगता साहब, पर ऐसे डाउट से डर लगता है। प्रेजेंटेशन में भी डाउट पूछ लेते हैं कि प्रेजेंटेशन लिखते हैं कैटायन को बताने के लिए ठीक है। तो क्या बोला मैंने, डिस्टॉर्शन इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ एनायन। ये पोलराइजेशन ऑफ एनायन हुआ। ठीक है। तो पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर उतना। दिस इज न्यू चैप्टर, यस देव। ठीक है। अब इसको क्या लिखा मैंने सुनो, वापस पढ़ रहा हूं। According to Fajans, ionic bond is formed when cation and anion come close together in isolated condition। यहां तक कोई डाउट? आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा फिर वो बोला कि जब वो पास आएंगे आइसोलेटेड कंडीशन में, देन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन इज अट्रैक्टेड बाय चार्ज ऑन कैटायन। कैटायन पे जो चार्ज है वो खींचेगा। सिमिलरली या साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ कैटायन इज अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस ऑफ एनायन। ये भी सही बात है। एज द रिजल्ट ऑफ दिस डिस्टॉर्शन क्रिएट इन बोथ आयन, यानी दोनों में डिस्टॉर्शन होगा, बट डिस्टॉर्शन इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ कैटायन इज नेग्लिजिबल बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ कैटायन स्ट्रांगली बॉन्डेड विद न्यूक्लियस ऑफ कैटायन ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। तो डिस्टॉर्शन इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन इज कॉल्ड बोलो पोलराइजेशन ऑफ एनायन। डिस्टॉर्शन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ एनायन। और हम क्लाउड का मतलब इलेक्ट्रॉन का बादल, बादल मतलब ए प्रोबेबिलिटी, ऐसे बोलने का तरीका होता है। दिस इज, टेंशन नहीं लेनी। क्लाउड का मतलब इलेक्ट्रॉन बोल दे यार उसको, इलेक्ट्रॉन की जगह मतलब जो इलेक्ट्रॉन जहां जहां मिलता है वहां वहां आई होप समझ में आ गया होगा। अब फटाफट लिखो, ये रहा।
अरे इसका मतलब मैं सब समझा दूंगा ना, तुम काहे नेता बन रहे हो बे? हम है ना, तो क्या कम है? तुम लिखो, अभी नेता मत बनो। इसका मतलब ज्यादा चार है। जब विजय सर का साथ, तो डरने की क्या बात? नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं है अनुज। जल्दी लिखो तो बता देना। केटायन का साइज बिग होगा तो क्या होगा? हम सड़ेंगे ना, अभी डिस्कशन कर रहे हैं। लेट मी फिनिश फर्स्ट। आपका काम क्या होना चाहिए? नेता बनना, या जितना सर ने पढ़ाया उसको पहले से चुपचाप नोट करना? पोलराइजेशन ऑफ केटायन नहीं बोलते हम, क्योंकि वो हुआ नहीं, नेग्लिजिबल होता है ना। चलिए आगे बढ़े। बैक। सर पोलराइजेशन ऑफ कैटायन, सर आपने लिखा नहीं। कोई बात नहीं बेटा, नहीं होता ना प्रणय, इसलिए तुम है ना। प्रणय। मैं कर रहा हूँ ना बात, मैं कर लूँगा। आई कैन मैनेज। सर आप डिग्री लेने क्या करोगे? बात कुछ नहीं करूँगा, टाइम पास करूँगा, बस रख ली। डिग्री लेने के बाद मेरे बहुत सारे आने वाले टाइम में है कि मैं मतलब मेरा बहुत बड़ा अलग विजन है मेरा, उसको तुम छोड़ो ना, तुम अपना काम करो यार। मैं एक्चुअली आईएम्स में पढ़ाना चाहता हूँ। यस, दिस इज माय गोल। जब बुढ़ापा आ जाएगा ना 50-55 साल का, तो होता क्या है, आफ्टर 55 और 60 ईयर्स क्या होता है कि आप रिटायर्ड हो जाते हो। तुम जैसे बच्चे तो पढ़ोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें यंग, एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक, डायनामिक, एक्सपीरियंस टीचर चाहिए होते हैं। अब हम बुढ़े हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे हालत होगी, तो फिर तुम लोग पढ़ोगे नहीं, तो फिर क्या होगा कि उस चीज़ का जो इतने सालों से मैंने क्या किया, मैंने इतने सालों से एक एक्सपीरियंस गेन किया जिसका नाम है टीचिंग स्किल, वो स्किल वेस्ट हो जाएगी। फिर मैं सुबह सुबह 5 बजे उठ के योगा करता रहूंगा, कपालभाति। अब मैं वो सब नहीं करना चाहता लाइफ में। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मैंने इसलिए पहले से डिसाइड कर रखा था कि जब मैं एक ऐसी एज पे आ जाऊंगा, तब मैं आईआईएम से करके बैठूंगा, ताकि मैं गेस्ट फैकल्टीज बन के आईआईएम में पढ़ा सकूं। तो गेस्ट फैकल्टीज जो होती हैं वो तभी हो सकती है जब आप आईआईएम पास आउट हो। तो मैं वहाँ पे इसीलिए पास आउट हो गया, मैं एलुमनाई हो गया, अब आईआईएम एलुमनाई। तो आईआईएम एलुमनाई होने के बाद अब एक टारगेट और है अभी मेरा। वहाँ से मैं पीएचडी करूँगा मार्केटिंग में या फाइनेंस में। तो जब ये मैं पीएचडी हो जाएगी, 5-7 साल और लगेंगे तब तक मैं, समझ रहे हो बात को? तो उसके बाद, समझ रहे हो बात को? मैं ग्लोबली आराम से जाऊंगा किसी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, लाइक जैसे आप चले गए आईएम्स में, फिर आप चले गए बाहर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपना लेक्चर देने। तो वो थोड़ा अच्छा फील आता है, मतलब ऐसे बैठे बैठे। देखो स्टूडेंट, अब वो एक बच्चा लिख रहा है आईएम ही क्यों गए, आईटी क्यों नहीं गए? देखो आईटी के अंदर छोटे बच्चे मिलते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं, कॉलेज वाले। आईएम्स में अब मेरे को मिलेंगे वर्ल्ड के पूरे। आईटीज के थ्रू आप वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ में जाके नहीं पढ़ा पाओगे एज अ लेक्चरर, लेकिन आप आईएम्स के थ्रू आप किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ा लोगे। और मैं जो पढ़ाना चाहता हूँ वो, मैं समझना चाह रहा हूँ ना, मार्केटिंग, ग्लोबलाइजेशन, सिचुएशंस। हम्म। अरे भाई रिसर्च नहीं करना चाहता, मैं समझा रहा हूँ ना।
नहीं करना मुझे इसलिए। हाँ, मुझे सिर्फ क्या करना है, समझना है बस। चीज़ों को कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना है। आप समझो मोनोटोनस सा हो जाता है, यही पढ़ा रहे हैं और यही पढ़ते रहेंगे तो फिर वो एकदम पक जाएगा सर। अब आईएम्स में क्या पढ़ा अपन ने, अलग मैनेजमेंट। आईएम्स में क्या पढ़ा अपन ने, अलग वर्ल्ड में क्या चल रहा है। आईएम्स में क्या पढ़ा, दुनिया किस चीज़ पर लड़ रही है। आईएम्स में क्या पढ़ा अपन ने कि दुनिया में क्या होगा आने वाले 20 साल बाद। तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। हम्म। नहीं समझे बात, दिस इज समथिंग डिफरेंट कि आप अपनी एक लीग से हटके कुछ कर रहे हो तो बड़ा मजा आता है वहां पे, समझ रहे हो। ये अभी का नहीं है, अभी तो मैं पढ़ाऊंगा 10-12 साल अच्छे से। अभी तुम, हाँ केस स्टडी, ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसमें क्या केस स्टडी मिलती है, उसमें क्या पढ़ना नहीं पड़ता, ये बड़ी अच्छी बात है, पता है क्या। बैठ जाओ आराम से जाके, कोई लिखना फिकना नहीं है इतना सारा, नो। वहाँ सुनते रहो बस, दिमाग का इस्तेमाल करते रहो, सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें इस्तेमाल करो, सॉफ्टवेयर में पुट करो, वो एनालिसिस देगा, उससे स्लाइड बना दो। स्लाइड बना के प्रोफेसर को दिखा दो, कूल लाइफ है। यहाँ पे इतना सारा पढ़ना पड़ता है, एक एक लाइन। चले आगे बढ़े। हम्म। पीएचडी कर लिया मैंने बेटा, पिछले साल हो गया था। हर साल कुछ नया करता हूँ मैं। डॉक्टरेट की उपाधि मिली हुई है मुझे फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तुमने नहीं देखा क्या। मैंने डॉक्टर लिखना शुरू भी कर दिया था, फिर पता है क्या हुआ। नीचे कमेंट आने लगे, सर आप आईटी को भी पढ़ाते हैं क्या। आ, आ, हाँ, यस डॉक्टर विशाल जोशी। हम्म। फिर मैंने हटा दिया वो प्रोफाइल में से, अब मैं बात ही नहीं करता इस चक्कर में। नहीं तो बच्चे क्या सोचते हैं कि ये हमें कैसे पढ़ाएगा, ये तो डॉक्टर है। ये तो आगे बढ़े। हम्म। हम्म। अब जो मैं समझाना चाह रहा था वो ये था, अब ध्यान सुनना, थोड़ा इंपॉर्टेंट आ गया भाई, इधर देखो। इधर देखो। मेरी तरफ देखना ध्यान से, 10 मिनट लूंगा। मेरा एक सवाल है, पोलराइजेशन बढ़ने से कोवेलेंट करेक्टर कैसे बढ़ गया, ये समझ नहीं आ रहा सर प्लीज। ये कौन सी थ्योरी है जो आप हमें पढ़ा रहे हो, और क्यों हमें इसके नाम पे बुड़बक बना रहे हो। क्या बोला जल्दी बताओ। ये कौन सी थ्योरी है जो आप हमें पढ़ा रहे हो, और क्यों इस कोवेलेंट करेक्टर के नाम पे हमें बुड़बक बना रहे हो। सर, हौसलों की उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तहान अभी बाकी है, और अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, आगे सारा आसमान बाकी है। समझे। तो यहां पर ये सवाल ये आ रहा है लल्ला कि पोलराइजेशन से कोवेलेंट करेक्टर कैसे बढ़ रहा है। कितने बच्चों को डाउट आ रहा है जल्दी बताओ। चलो एक कहानी सुनाता हूँ। आपने श्री राम भगवान का नाम सुना है। तो राम भगवान जो थे वो रावण से युद्ध करने गए, तो जब युद्ध हुआ तो उस कंडीशन में पता है क्या हुआ। युद्ध होने पर मेघनाथ था रावण का पुत्र, उसने तीर चलाया, लक्ष्मण जी के लगा, मूर्छित हो गए।
अब जब मूर्छित हो गए तो भाई साहब बहुत तकलीफ हो गई, वहाँ सब लोग परेशान। और सब लोग परेशान होते ही क्या हुआ? कौन आए? संकट मोचन नाम तिहारो, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। इसलिए संकट मोचन नाम पड़ा था। क्योंकि श्री राम ने स्वयं बोला कि तुम ही हो जो इस संकट से मुक्ति दिला सकते हो। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, बताओ क्या करना है। तो अब मूर्छित हो गए, तो कौन आएगा? देसी भाषा में अगर हम बात करें तो डॉक्टर को बुलाओ ना। समझ रहे हो मेरी बात को? तो डॉक्टर को बुलाओ भाई साहब। डॉक्टर कहाँ मिलेगा? शहर में। शहर कौन है वहाँ? जंगल में। लंका, एक ही सिटी थी। लंका से गए वो और वैद्य को उठा के लेके आए। जब वैद्य जी आए तो वैद्य जी आने पर उन्होंने कहा कि इन्हें संजीवनी बूटी बचा सकती है। अब संजीवनी बूटी कहाँ मिलेगी? हिमालय में, द्रोण पर्वत। हनुमान जी का ठीक है। तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे दिखती है वो बूटी, जाके लेके आओ। हनुमान जी पहुंच गए। अब हनुमान जी कंफ्यूज हो गए। तो उनको क्या लगा, कंफ्यूजन हो रहा है, लेट हो रहे हैं, क्या करें? तो उन्होंने कहा जय श्री राम, फट से पूरा पहाड़ उठा लिया। पूरा का पूरा पहाड़ उठाया से, आपने फोटो देखा होगा, पूरी ताकत के साथ। देखा है? पूरी ताकत के साथ। और उन्होंने पर्वत रख दिया। एक कहानी। दूसरी कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, कृष्ण भगवान खेल रहे थे। जब वो खेल रहे थे तो उन्होंने देखा कि ये लोग पूजा कर रहे हैं। उन्होंने बोला किसकी पूजा कर रहे हो? बोला इंद्र भगवान की। बोला क्यों कर रहे हो? बोला बारिश हो आएंगे। मोस्ट साइंटिफिक जो थे ना, वो थे कृष्ण भगवान। उन्होंने क्या कहा पता है? बोला ये थोड़ी करवाते हैं, वो तो पहाड़ कराते हैं। पूजा कर रहे हैं तो पहाड़ की करो। और आज हमें पता है पहाड़ करवाते हैं। ये उन्होंने 5,000 साल पहले बोल दिया था। तो जब उन्हें पता चला कि पहाड़ कराते हैं तो सारे लोगों ने पहाड़ की पूजा कर दी। अब सबने पहाड़ की पूजा कर दी तो इंद्र भगवान गुस्सा आ गया। उन्होंने बहुत तेज बारिश कर, तूफान आ गया वहां। तो सबने कहा कृष्ण बचाओ। तो कृष्ण भगवान छोटे थे, नन्हे मुन्ने बालक थे, अगर आपने देखा हो तो। तो उन्होंने भी पहाड़ को उठा लिया। और उनको देखा होगा पहाड़ को ऐसे उंगली से उठाते हुए और एक पांव ऐसे रखते हुए। देखा है आपने? हाँ या ना? देखा है? अब दोनों को कंपेयर करते हैं। एक तरफ बजरंग बली, शक्ति के देवता, महाशक्तिशाली। एक तरफ कृष्ण भगवान, छोटे से बच्चे, महाशक्तिशाली। बजरंग बली को भी पहाड़ उठाने के लिए ऐसे पूरी ताकत लगानी पड़ी। और यहाँ कृष्ण छोटे से हैं, बच्चे से हैं, मासूम से हैं, उन्होंने एक उंगली पे पहाड़ उठा लिया। दोनों में अगर कंपेयर करें तो ताकत हनुमान जी में ज्यादा, लेकिन कृष्ण भगवान की ताकत तो कम। फिर भी एक उंगली पे पहाड़ उठा लिया। कैसे? पता है क्यों? क्योंकि उन्हें उस पहाड़ का सेंटर ऑफ मास पता था। सेंटर मास पता होते ही वो पहाड़ बहुत हल्का हो गया, तो इसलिए उठा लिया उन्होंने। और ये मैंने पहले ही कहा था, मोस्ट साइंटिफिक भगवान है। काइनेटिक एनर्जी को कंट्रोल करने वाले, सबसे बड़े दुनिया के म्यूजिशियन, सबसे बड़े क्लाइमेट को समझने वाले, सबसे हम्बल एनिमल को प्यार करने वाले। पूरी दुनिया का अगर एक रिसर्च करें तो काऊ जो होती है, गाय, वो सबसे ज्यादा हम्बल होती है। इवन सबसे ज्यादा वफादार होती है। ये रिसर्च ने कहा है, पता होगा, देखोगे आप, कि डॉग जो हम पेट मान के रखते हैं उससे ज्यादा वफादार और सबसे ज्यादा सॉफ्ट और सबसे ज्यादा इमोशनल होती है काऊ। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास अगर पता हो तो हर चीज हल्की हो जाती है। इसी तरह इस थ्योरी का भी एक सेंटर ऑफ मास होगा। अगर वो हमें पता लग जाए तो हम इस थ्योरी को भी यूं उठा लेंगे एकदम लल्ला पुल्ला से। हाँ या ना?
समझ रहे हो? आया ना? बेटा ऐसे तो मम्मी भी मारती है ना तनिष्क, है ना? गलती करते हैं तो मम्मी भी टिका देती है ना? बाबूजी तो इतना मारते हैं, फिर तो फिर क्या बोलेंगे हम उनके लिए, तनिष्क? अब दिमाग की बत्ती जलाओ। इस थ्योरी के अंदर सेंटर ऑफ मास होगा कि नहीं होगा? तो हमें इजी लग जाएगा। अब वो सेंटर ऑफ मास बताता हूँ। बताओ क्या? दिमाग लगाते हैं अब। ये इसको इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। ध्यान सुनना। जब ये इसको खींच रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ आ गया बीच में। अब आप इसको ध्यान से देखो तो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर इस न्यूक्लियस का भी अट्रैक्शन लग रहा है। इस पर इस कैटायन के जो चार्ज उसका भी अट्रैक्शन लग रहा है। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है ये बताओ मुझे पहले। कोवेलेंट बॉन्ड ये होता है कि ये जो है ना, ये दोनों दिख रहे हैं? ये दोनों के अंदर अगर आप देखो तो ये दोनों क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स पर इसका भी अट्रैक्शन लग रहा है और इन दोनों पर इसका भी अट्रैक्शन लग रहा है। दोबारा बोलो। ये दो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों पर इसका भी अट्रैक्शन है और इन दोनों पर इसका भी अट्रैक्शन है। पॉइंट, दिस इज कोवेलेंट। कोवेलेंट यही होता है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स पर इसका अट्रैक्शन भी, इन दोनों पर इसका इलेक्ट्रॉन भी, यही कोवेलेंट कैरेक्टर है। तो जब ये पोलराइजेशन हुआ तो इसने इसको खींचा और जैसे ही खींचा तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिख रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर इसका भी अट्रैक्शन लग रहा है और इसका भी अट्रैक्शन लग रहा है। इसका भी अट्रैक्शन लग रहा है और इसका भी अट्रैक्शन लग रहा है। हाँ या ना? नहीं आया समझ में? बोलो। तो इसका मतलब समझ रहे हो, यहाँ जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड आएगा कोवेलेंट करेक्टर उतना ही बढ़ जाएगा ना, क्योंकि उतना ही इलेक्ट्रॉन आएगा तो दोनों का अट्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं हम, पोलराइजेशन जितना ज़्यादा बढ़ेगा कोवेलेंट करेक्टर उतना ज़्यादा बढ़ेगा और आयनिक करेक्टर उतना घटेगा। क्लियर हो गया आप सबको? एक क्वेश्चन पूछूं? अगर इस कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दूं, सोचो। बोलो। इस कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज़्यादा खींचेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर ज़्यादा खींचेगा तो सोचो क्या होगा? अगर वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर ज़्यादा खींचेगा तो सोचो क्या होगा? ये ज़्यादा खींचेगा, कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा बढ़ेगा। आया ना? अगर मैं कहूँ कि इस कैटायन का साइज छोटा कर दो, छोटा करते ही इस पॉजिटिव चार्ज की जो डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। आया ना? अगर इस साइज, इस कैटायन का साइज छोटा कर दो तो पॉजिटिव चार्ज है उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ेगी तो खींचेगा। तो कैटायन की जो पावर जिससे वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, द टेंडेंसी ऑफ कैटायन टू डिस्टॉर्ट ऑफ एनायन is called पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। इसके बहुत सारे नाम हैं। पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, चार्ज डेंसिटी, डिग्री ऑफ कोवेलेंसी, और आयनिक पोटेंशियल। आयनिक पोटेंशियल मतलब होता है फाई। फाई बराबर होता है चार्ज अपॉन साइज। अब बताओ, अगर मैं ये कहूं कि फाई बढ़े तो हम क्या बोलेंगे? फाई चार्ज अपॉन डेंसिटी, फाई अगर बढ़ेगा तो हम बोल सकते हैं पोलराइजेशन बढ़ेगा। पोलराइजेशन बढ़ेगा तो हम बोलेंगे आयनिक कैरेक्टर घटेगा और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा।
कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा. सर योर केमिस्ट्री बुक इज जस्ट ऑसम, आई लव्ड इट वेरी मच, आई एम सॉल्विंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन. ओके, थैंक यू. ये आया समझ में. अब इसी पर आपसे क्वेश्चन पूछा है, अब देखना जरा. पहला, फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग फजांस रूल. पहला, चार्ज ऑन कैटायन. अभी लिखने का टाइम देंगे, 1 मिनट पहले समझो. चार्ज ऑन कैटायन अगर बढ़ेगा तो बताओ क्या होगा. फाई बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा और आयनिक कैरेक्टर घटेगा. अब आपसे क्वेश्चन पूछा है उसने, आपको ऐसे बताने हैं सवाल. ये बताओ. इनमें बताओ किसका सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा. सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन है. यहां से मुझे बताओ इन पर चार्ज कितना कितना है. इस पर प्लस, इस पर 2+, इस पर 3+, और इस पर 4+. अगर आप देखो तो चार्ज है. तो भाई साहब, पॉजिटिव चार्ज अगर देखोगे तो इधर से इधर जाने पर बढ़ रहा है. पॉजिटिव चार्ज अगर इधर से इधर जाने पर बढ़ रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे ना. दोबारा बोलो. ठीक है, अगर मैं इसको चेंज कर दूं, दूसरा सवाल, साइज ऑफ कैटायन. साइज ऑफ कैटायन की बात करें तो साइज ऑफ कैटायन अगर छोटा हो तो अभी देखा था अपन ने, फाई बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे और आयनिक कैरेक्टर घटेंगे. अब मुझे बताओ इसमें देख के कि मैं आपको ये दे रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा LiF या LiCl, NaCl, KCl, RbCl और CSCl. अब बताओ. बोलो. यही आएगा क्योंकि साइज अगर छोटा होगा तो चार्ज की डेंसिटी बढ़ेगी. अब मैं तीसरा लिख रहा हूं, आप मुझे बताना. साइज ऑफ कैटायन के बाद तीसरा लिख रहा हूं, आप बताना. चार्ज ऑन एनायन, अगर उस एनायन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो तो क्या होगा, सोचो. चार्ज ऑन एनायन, अगर इस एनायन पर ज्यादा चार्ज हो तो क्या होगा बताओ. हम्म. बोलो.
नहीं, चार्ज अगर ज़्यादा होगा एनायन पर, देखना जरा, जैसे मान लो ये है और ये एनायन है, अगर इस पर पहले एक नेगेटिव है, अब दो नेगेटिव आ गए, तो ये ज़्यादा खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ने लग गए एनायन पर, तो इसका अट्रैक्शन, अपने न्यूक्लियस का अट्रैक्शन तो इस पर कम हो जाएगा, इसका ज़्यादा होगा तो ये खींच लेगा अपनी ओर। नहीं समझे आप? अगर इस एनायन पर नेगेटिव चार्ज बढ़ाता जाऊंगा, तो जो पॉजिटिव चार्ज है इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, ज़्यादा खींचेगा। तो चार्ज ऑन एनायन अगर बढ़ेगा, तो पोलराइजेशन बढ़ेगा। पोलराइजेशन अगर बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे तो आयनिक कैरेक्टर घटेंगे। तो अब आप बताओ कौन सबसे ज़्यादा कोवेलेंट होगा, LiF, Li2O और Li3n? यही होगा। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट अगर मैं पूछूं कि साइज ऑफ एनायन, सोचना जरा, ये कैटायन है ना, ये एनायन का साइज एक और ये एनायन का साइज दो, सेम कैटायन है, अब किस में ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएंगे? एक तो ये इसको खींचेगा तो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रखा है, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रखा है, थर्ड वाले में एरो क्यों है? कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर आएगा तो यही तो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है ना, चार्ज ऑन एनायन बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर बढ़ेगी ना इसकी, कैटायंस की। नेगेटिव चार्ज अगर बढ़ेगा, कौन है ये नमूना यार, अभी सुनोगे फिर मुंह से, मतलब प्यार से पढ़ा रहे हैं तो इनसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इनसे पेट मैं कर रहा हूँ ना बात। साइज ऑफ एनायन की बात करना, अब मुझे बताओ किस में ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएंगे, LiF, LiCl, LiBr और Li, बताओ। तो आप देखो, साइज ऑफ एनायन की बात करें, अगर एनायन का साइज बढ़ेगा तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर घटेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। इसमें बताओ ऑर्डर कोवेलेंट कैरेक्टर का, Li मोस्ट। तो ये चार पॉइंट आपको समझ में आए नहीं? फैक्टर्स कौन कौन से होंगे जो अफेक्ट कर रहे हैं? आई होप आपको चारों समझ में आया। कैसे पता चलेगा किसका साइज बड़ा है? बहुत ही बढ़िया सवाल, सुंदर सवाल, बहुत ही खूबसूरती के साथ इन्होंने ये शॉट खेला है सुमित। बेटा साइज है ना, डाउन द ग्रुप पीरियोडिक टेबल में आते हैं तो बढ़ता है ना? तो यहाँ पर साइज बढ़ा हुआ है इनका, क्योंकि ये नीचे हैं एक ही ग्रुप में ऐसे। समझे? चलो फटाफट से लिखो और फिर अपन आगे भी बात करेंगे इसकी। कहाँ से लिखना था? यहीं से था ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग,
एकदम सर, सच समझ आ गया, वाह। क्या बात है राजकुमार, गजब। कहाँ से चलना है प्रीवियस पेज ये? लिखो। यार 3 मंथ क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया था, ब्रेन में मलेरिया, आईसीयू में था। क्या करूं सर, बैकलॉग। बेटा करंट टॉपिक से जादू करो, करंट टॉपिक से चालू करो और कंटिन्यू रखो, है ना। आगे बढ़े। ये चैप्टर कितना रहेगा? 6 लेक्चर चलेगा युवराज। अब ऐसे मत किया करो यार, भी पढ़ाने दिया करो, पता है दिल खराब होता है ऐसे ही पूछते हो ना, जब कितना चलेगा ऐसा लगा मैं जबरदस्ती पढ़ा रहा हूँ। अरे एक इंसान, टीचिंग जॉब नहीं होता भाई, इंटरेस्ट होता है, आप समझो। वो इंटरेस्ट जो होता है ना, वो तब आता है जब टीचर अपने मन से पढ़ाने दो उसको, यार उसको पता है सब। कोई एलकेजी में तो बच्चा नहीं है ना टीचर जो आज ही पढ़ाने आया हो। ज्ञान मत पेला करो, ज्ञान लेने आया हो, ज्ञान देने नहीं आया, तो चुपचाप बैठ के पढ़ा करो, सीखने की आदत डालो। तो चैप्टर साला शुरू नहीं करता हूँ उसके पहले कि मैं कर लूंगा ना बात, वाई आर यू हैव पेशेंस, कंट्रोल। समझा देंगे, थर्ड समझ में नहीं आया तो, है ना बेटा, कोई बात नहीं, टेंशन मतलब अभिजीत। अगले स्लाइड पर आए, ये लो। आगे बढ़े, चलो। चौथा लिखो। अब जिन बच्चों को सेकंड थर्ड नहीं समझ में आया, आराम से समझना, देखो क्या कहना चाह रहे हैं हम। सबसे पहले ये समझो यार, इधर से समझाता हूँ चलो।
वापस समझ, अगर मैं ये कह रहा हूं कि इस कैटायन का साइज छोटा हो जाए, जिसको सेकंड नहीं समझ में आया वो ध्यान से सुना रुद्रा। छोटा अगर साइज हो गया तो आप मुझे बताओ इस पॉजिटिव चार्ज की जो डेंसिटी वो बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? साइज अगर छोटा होगा तो फाई यानी कि चार्ज डेंसिटी ये बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी बताओ? साइज अगर छोटा होगा तो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ेगी, और पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ेगी तो वो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचेगा कि नहीं खींचेगा? ज़्यादा। ज़्यादा खींचेगा तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? रुद्र समझ में आया ही नहीं आया सेकंड पॉइंट? भाई रुद्र बोलोगे तो थर्ड पे जाऊंगा ना। रुद्र भैया वेयर आर यू? आई एम हियर, हाउ आर यू? ठीक है रुद्र। तो सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया सबको? थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि एनायन का साइज, अब आप देखो एक तो एनायन ये है और इस एनायन में ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। अब इस एनायन का साइज मैंने बढ़ा दिया, इतना बड़ा कर दिया। अगर मैंने इसका साइज इतना बड़ा कर दिया तो ये जो न्यूक्लियस है उसका अट्रैक्शन कम होगा नहीं होगा यहाँ? भाई इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पे घटेगा तो ये सामने वाला ज़्यादा खींचेगा नहीं खींचेगा इसको? ज़्यादा खींचेगा तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो अगर एनायन का साइज बढ़ा देंगे तो ये अपनी ओर ज़्यादा खींचेगा। थर्ड समझ में आ गया? फोर्थ पॉइंट, चार्ज ऑन एनायन, अगर इस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ाता जाऊं, बोला चार्ज ऑन एनायन अगर नेगेटिव बढ़ाता जाऊं, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये न्यूक्लियस इसको अपनी ओर खींचेगा? नहीं खींच पाएगा क्योंकि नेगेटिव बढ़ गया है, अट्रैक्शन घट गया। तो ये वाला कैटायन ही तो ज़्यादा खींचेगा इसको, तो पोलराइजेशन बढ़ेगा और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे। हाँ या ना? बोलो। क्लियर हो गया भाई? बोलो। कोई डाउट किसी को? चार पॉइंट। अब एक बिहारी खड़ा हो गया, बोला सर ये कौन सा थ्योरी है जो आप हमें पढ़ा रहे हो, और क्यों इस कोवेलेंट कैरेक्टर के नाम पे हमें बुड़बक बना रहे हो? हम बोला कैसे? बोला इन दोनों में बताओ जरा कोवेलेंट कैरेक्टर। बताओ इनमें ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। सर एनसीईआरटी में फैजानसुल है, लेकिन वो अलग अलग टुकड़ों में है। ओजस्वी आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरे को पढ़ाने तो मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रहा, मैं आईटी पढ़ा रहा हूँ, तो उसको पढ़ने से ही एस ब्लॉक कवर होता है आपका। टुकड़ों में है जिसे समझ में नहीं आता। ओजस्वी, मैं कर रहा हूँ ना। और उसने सवाल दे दिया कि साइज ऑफ Na प्लस और साइज ऑफ Cu प्लस ऑलमोस्ट बराबर है। अब बता बेटा कौन ज्यादा कोवेलेंट? किससे बोला उसने? फैजान से। किससे बोला उसने? बिहारी खड़ा हुआ बोला कौन सा थ्योरी है जो आप हमें पढ़ा रहे हो, और क्यों इस पोलराइजेशन के नाम पे हमें बुड़बक बना रहे हो? वे हाँ? क्या बोल दिया वो? क्यों इसके नाम पे हमें बुड़बक बना रहे हो? साइज सिमिलर वैल्यू से आता है ना कार्तिक, हाउ साइज सिमिलर, एग्जामिनर ने दिया हुआ है साइज सिमिलर होती है। आप दिमाग मत लगाओ ज्यादा, है ना, दे दिया क्वेश्चन। तो फिर उसने कहा पांचवा फैक्टर आएगा।
टाइप ऑफ केटायन में पहला होता है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन केटायन। और वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन केटायन होता है NH2NP6 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे कि Na+। आप इसको देखोगे तो 1s2 आएगा, 2s2 आएगा, 2p6 आ जाएगा, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सेकंड, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है? NH2 NP6 और ND10। ये 18 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कॉपर। अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो तो 1s2 है, 2s2 है, 2p6 है, 3s2 है, 3p6 है और 3d10 है, 4s1। याद है? अगर मैं यहाँ प्लस लगा दूंगा तो वो यहाँ से हट जाएगा और ये 4s0 हो जाएगा। हाँ या ना? तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस कॉपर +2 में आखिरी में 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन बन सकते हैं बताओ? कॉपर बन सकता है, Ag बन सकता है, Au बन सकता है। कॉपर +1, Ag+1, Au+1। जिंक +2 बन सकता है, कैडमियम +2 बन सकता है, Hg2+ बन सकता है। ठीक है। इसके बाद आपका गैलियम +3 भी बन सकता है, जर्मेनियम +3 भी बन सकता है, जस्ट 4 बन सकता है, जर्मेनियम +4। ये सारी सिचुएशंस आप देख सकते हो। क्लियर है सबको? क्लियर दोस्तों? तो सूडो क्यों आएगा जब 8 होंगे? लिखो इसको फटाफट। सूडो कब आएगा बताओ? जब 8 होंगे। इसको लिखो फटाफट, फटाफट 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 फटाफट। हो गया? अगला आएगा सूडो के बाद नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या आएगा? नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। नॉन इनर्ट में क्या होगा देखो? 18+2 यानी NH2 NP6 ND10 N+1 S2। 18+2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब देखो इधर। 18 इलेक्ट्रॉन वाला सूडो ही तो है, क्या लिखा मैंने? हाँ, ये सारे सूडो ही तो हैं। 8 इलेक्ट्रॉन वाला इनर्ट है, सारे 18 वाले सूडो हैं। क्या हुआ? हाँ, 18 में सूडो ही तो है। ये ना सूडो इनर्ट गैस। अब नॉन इनर्ट गैस में 18+2 होते हैं, जैसे थेलियम।
AT1 भरो इसमें, SP SDP और SFDP। हो गया। अब इसको अरेंज करो शेल वाइज। ओ माय गॉड, मैं भी हाथ जोड़ रहा हूँ। क्या चाहिए आपको? अक्षत जी, गलती हो गई। क्या बताऊं? हाथ जोड़ रहा हूँ मैं। क्या बताना है मुझे बताओ। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ अक्षत। क्या है डाउट बेटा? ये आपका, अब इसमें देखो आप, थीलियम 81, इसमें देखना बेटा। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें और इसमें +1 कर दें अगर, तो ये +1 में से ये हट जाएगा। +1 में से अगर ये हट गया, तो आप देखो कि यहाँ से यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। ध्यान से देखना इधर। ऐसा नहीं लग रहा 18 इलेक्ट्रॉन इसके हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इसका है? दोबारा बोलो। ऐसा नहीं लग रहा है कि 18 इसमें है और 10 इसमें है? एक बार बता दीजिए, आपके बताने से मेरी जिंदगी संवर जाएगी। क्या बताना है ये तो बता, पूछो। ये पूछेगा जब ना, क्या बताऊं, जिंदगी बदल दूंगा मैं, तो पूछ तो सही। हैं? अरे पूछ भाई। ए अक्षत, ए अक्षत पूछो। अक्षत पूछो भाई। तो ये 18 + 2 हो गया, तो थीलियम +81 है। अगर लेड होता तो 82 होता, +2। बिस्मिथ 83 है तो +3 कर देंगे। तो ये ऐसे नहीं लग रहे आपको सारे सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के टाइन है? बोलो। ऐसा नहीं लग रहा ये नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के टाइन है? ऐसा नहीं लग रहा है नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के टाइन्स है? ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये 3 कैटाइन्स हैं। ध्यान से सुनना। ये एक कैटाइन है जिसका साइज सेम है। ये दूसरा कैटाइन है जिसका साइज सेम है। तीसरा कैटाइन है जिसका साइज सेम है। ठीक है, ये वाला है इनर्ट, इनर्ट गैस। ये वाला है स्यूडो इनर्ट गैस। और ये वाला है आपका नॉन इनर्ट गैस। और ये एनायन हो गया। अब मुझे बताओ कि इनर्ट गैस अगर होगा तो उसमें तो एस और पी आ रहे थे, यानी कि यहाँ एस और पी होंगे। यहाँ पर आपका क्या होगा? यहाँ पर आपका बीच में डी आएगा, फिर एस, एस और पी आएंगे।
बोलो। और यहां जब आ जाएगा भाई साहब न्यूक्लियस में, तो यहाँ तो एफ आएगा सीधा सीधा ही, फिर डी आएगा, और फिर आपका लास्ट में आएगा एस और पी। अब जब एफ आएगा तो 14 प्रोटॉन आएंगे, डी आएगा तो 10 प्रोटॉन आएंगे, और यहाँ पर तो नॉर्मल आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वही रहेंगे। अब यहाँ खास बात ये कि इन सबका साइज सेम है, ध्यान से सुनना, साइज सेम, चार्ज सेम, एनायन सेम, एनायन पर चार्ज सेम, लेकिन फिर भी पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, सोचो। यहां पर जब ये न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लगेगा तो एस और पी डायरेक्ट रुकेंगे। आपको पता होगा एस और पी के रोकने की जो पावर होती है वो सबसे ज्यादा किसकी होती है, एस की, फिर पी की, फिर डी की, फिर एफ की। इसको कहते हैं हम शील्डिंग पावर। रोकने की जो पावर है वो किसकी ज्यादा होती है बताओ, एस पी डी और एफ की। एस की। तो ये रोक लेगा, तो ये अगर न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को रोक लेगा तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कम कर पाएगा। यहां पर डी आया, +10 बढ़ गए, 10 बढ़ गए, तो डी की शील्डिंग पावर कम है, तो सीधा बाहर जाएगा अट्रैक्शन, और इसको इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश ज़्यादा करेगा। फिर यहाँ एफ आएगा, 14 आ गए, एफ की शील्डिंग पावर और कम, तो अट्रैक्शन और आगे जाएगा, अट्रैक्शन और आगे जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स को और आगे खींचेगा। अगर इसको और अपनी ओर खींचेगा तो आप समझ सकते हो क्या होगा। सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन इन तीनों में किसका होगा, बोलो, नॉन इनर्ट का। तो नोट करके हम क्या लिख सकते हैं कि नॉन इनर्ट नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायन हैव more polarizing power than pseudo and inert gas। क्या बोला पता मैंने, नॉन इनर्ट, फिर कौन आएगा, स्यूडो, फिर कौन आएगा, इनर्ट गैस। सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर इसकी होगी, ठीक है। अब दिमाग की बत्ती जला के बताओ कौन ज्यादा कोवेलेंट हुआ, NaCl या CuCl, बताओ। हम्म। भाई साहब सुखप्रीत, बाकी में पहले एसपी सिर्फ 8 को रोक रहे थे, नीचे आएंगे तो 18 को रोकेंगे, डी के 10 भी रोकने पड़ेंगे, तो कम रोक पाएंगे ना, प्रेशर बढ़ गया। और जब और नीचे आएंगे तो एफ के और आगे 14 और डी के भी 10, तो इतनों को एसपी थोड़ी रोक पाएंगे, तो बाहर ज्यादा ही जाएगा ना, ऐसे समझो। सुखप्रीत, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। KCl AgCl कौन ज्यादा, AgCl। RbCl AuCl कौन ज्यादा, AuCl। CaCl2 CdCl2 कौन ज्यादा बताओ, और CaCl2 और PbCl2 कौन ज्यादा बताओ। ये आएगा, ठीक है। नोट करो इसको फटाफट, चलो। बेटा नहीं पता मेरे को प्रकाश, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस, ठीक है। यू कैन सर्च ऑन द इंटरनेट, ओके, प्लीज राइट डाउन दिस, ठीक है ना, बिकॉज इट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन योर क्वेश्चन, ओके बेटा।
हो गया। एक सवाल पूछेगा बस वो। अब आपसे पूछेगा ZnCl2, CdCl2, HgCl2, आप बताओ इनमें ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट। बोलो। बोलो। देखो। ये आएगा। क्यों आएगा उसका रीजन सुना। जब जिंक की बात करें, कैडमियम की बात करें और Hg की बात करें, तो जिंक में क्या आएगा 3D, और ये आएगा 3D 4D, और ये आएगा 3D 4D 5D और 4F। आप समझ रहे हो यहाँ पर 3D, 3D 4D, 3D 4D 5D 4F, इन सब की अगर हम बात करेंगे। दोबारा बोलो। इन सब की अगर हम बात करेंगे तो सोचो अब किस में पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। भाई साहब इसी की सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें इतने सारे डी और एफ भी आ गया। यहाँ पर सिर्फ दो ही डी हैं और वहाँ पर सिर्फ एक डी है। तो पोलराइजिंग पावर तो भाई साहब उसी की ज़्यादा होगी ना, Hg की। तो मैं समझ नहीं आ रहा है यार। हम्म। भाई साहब किसकी ज़्यादा होगी बोलो। मरकरी में। क्लियर। कोई डाउट किसी को पूछो। ये आपका पोलराइजेशन का पार्ट कंप्लीट हुआ, जिससे आपको पता चला कौन कोवेलेंट होगा। साइज नहीं बढ़ता है, आप भूल गए साहिल। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है मरकरी में, साइज छोटा हो जाता है बल्कि। भूल गया मेरा साहिल लल्ला। साहिल वाह, भूल गए रे तुम। अरे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से साइज छिटवा हो जाता है वे। और इसीलिए तो छिटवा हो जाता है कि पुरफा आ जाता है। अरे साहिल वाह, दिल तोड़ दिए वे तुम यार। आगे बढ़े। कोई डाउट बेटा। You can ask any doubt from me. If you have, please let me know so that I will clear. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़कर आना इसको भाई, अगली क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे।